Good evening, everybody. Good evening. Good evening. तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड चैप्टर है जो कि आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है, जैसा कि ट्रेडिशन है अपना, हिस्ट्री देख लेते हैं चार्ज की, कि चार्ज कहाँ से आया, क्या है चार्ज। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 600 बीसी के अराउंड ग्रीस में उन लोगों ने देखा कि एम्बर जो है उसको सिल्क या वुल के साथ रब करने से वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ग्रीस में उन लोगों ने देखा कि एम्बर जो है वो सिल्क या वुल को रब करने से लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। फिर उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि डेली यूज में अगर एक ग्लास रोड ले लिया जाए और उस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से अगर रब कर दिया जाए तो उसमें वो रोड जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। इलेक्ट्रीफाई या फिर बोला जाए तो चार्ज हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसी ग्लास रोड जिसपे सिल्क क्लॉथ रब किया गया है, वो ग्लास रोड जो है वो भी वो सेम बिहेवियर दिखा रही है जैसा कि ये एम्बर दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि सिमिलरली अगर ये ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड पे अगर मैं वुल से रब कर दूं तब भी वो सिमिलर बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये ग्लास की जगह अगर प्लास्टिक रोड है, एक प्लास्टिक रोड ले ली और इसको भी अगर मैं सिल्क थ्रेड से अगर रब कर दूं तो यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रीफाइड इस रोड को, चार्ज प्लास्टिक रोड को अगर ग्लास रोड के क्लोज ला रहा हूं तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही थी, जबकि ग्लास रोड और ग्लास रोड आपस में दूर जा रही थी, रिपेल कर रही थी। ये सब एक्सपेरिमेंट किए गए ग्रीस के द्वारा। ठीक है, जो ग्रीक लोग हैं, जो ग्रीस लोग हैं, उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किए। तो यहीं से जो है वो चार्ज हमारा निकल के आया कि चार्ज नाम का एक चीज है। एक चार्ज जो है वो एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर एक बॉडी जो है वो या तो वो चार्ज होगी या फिर वो
न्यूट्रल होगी। तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रीफाइड चार्ज कब कहलाएगी, जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो दो पोलैरिटी वाले चार्ज हैं, ये अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तब क्या होगा, वो बॉडी चार्ज बॉडी होगी, चार्ज की तरह बिहेवियर करेगी। और अगर दोनों पोलैरिटी अगर बैलेंस है, दोनों अगर बराबर है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, नलिफाइड हो जाएंगे चार्ज दोनों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यही सिमिलर केसेस यहाँ पे देखे गए कि जो चार्ज जो सिल्क क्लॉथ को अगर रब करने के बाद ग्लास रोड पे, उन दोनों को अगर आपस में देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकली नलिफाई कर रहे थे, क्योंकि सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह जब ये देखा गया कि प्लास्टिक रोड को रब किया जाए, तो प्लास्टिक रोड और ग्लास रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज था जबकि ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था। तो ये पोलैरिटी ये किसने दी, ये पोलैरिटीज दी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि जो है दो पोलैरिटी ही पॉसिबल है, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो बाय डिफॉल्ट है वो ग्लास रोड पे जो चार्ज आया उसको पॉजिटिव लिया गया और प्लास्टिक रोड पे जो चार्ज आया उसको नेगेटिव लिया गया। इसी को हम लोग बाद में आगे जाके हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बाद में फिर कि प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन से जो है वो नोटिफाई किया। ठीक है, हम लोगों ने बाद में अपनी सुविधा के लिए हम लोग बोलने लगे कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो है वो हिस्ट्री थी चार्ज के बारे में, जिसमें ग्रीस लोगों ने सबसे पहले जो है वो ये देखे बहुत कुछ, जैसे एम्बर है। हम लोग डेली यूज की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में अगर आप ब्लैंकेट जब लेते हैं तो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जैसा जनरेट होता है ना उसमें, तो वो भी क्या है, वो वुल को रब करने से जनरेट हो रहा है। अपना जो बॉडी जो है, अपने बॉडी का वुल के साथ इंटरेक्शन होने से वो जनरेट होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे ही अगर हम लोग अगर कॉम्ब करते हैं, ठीक है, हेयर्स में अगर कॉम्ब करोगे, कॉम्ब करने के बाद उस कॉम्ब को अगर आप नीचे अगर जमीन पे अगर ऐसे लाओगे पास में, तो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो कॉम्ब पे अटैच हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्ब क्या हो गया है, रब करने से इलेक्ट्रीफाई हो गया है, चार्ज हो गया है वो। तो कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी हो सकती है, वो कब होगी, जब उसमें जो है वो दोनों टाइप की पोलैरिटी वाले चार्जेस जो हैं वो बैलेंस अगर नहीं है, तभी वो बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी होगी। अदरवाइज जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या नलिफाइड बॉडी होगी। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक डिवाइस बनी, ठीक है, उस डिवाइस का नाम था, इसमें ये जो है प्लेट्स जो है वो गोल्ड की लगी हुई होती थी और जो रोड है वो मेटल रोड होती थी, और इसके साथ मेटल रोड के टॉप में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को अगर टच करोगे, तो मेटल जो है वो कंडक्टर है, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो है वो कंडक्टर है, तो ये जो चार्ज बॉडी का जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा, इधर में फ्लो करेगा। यहाँ पे ये जो जो प्लेट्स हैं ये गोल्ड की हैं, ठीक है। तो सिमिलर टाइप के जब चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा तो इधर भी वो चार्ज डिवाइड होगा, इधर भी चार्ज डिवाइड होगा,
और दोनों प्लेट्स जो हैं वो आपस में क्या करेगी, रिपेल करेगी और डाइवर्ज करेंगी एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे दूर हो जाएंगी, दूर होंगी, डाइवर्ज करेंगी। तो जो ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, ये जितनी ये दूर जाएंगी, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, इससे अपने को पता लगेगा, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो है वो चार्ज बॉडी जो है उसमें कितना ज्यादा चार्ज है, ठीक है। चार्ज बॉडी का जो चार्ज है उसका पता लगाया जा सकता है इस एंगल ऑफ डाइवर्जेंस से, ठीक है, कितनी उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो ये जो जो इक्विपमेंट इन्होंने बनाया था, इसको बोलते थे ये लोग इसको बोलते थे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये जो इक्विपमेंट इन्होंने बनाया था उसको बोलते थे ये लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि बॉडी पे जो चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के काम आता था, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री हो गई हम लोगों की इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग रियल टॉपिक जो है उस पे चलते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहले डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर which determine that how it will interact with electric and magnetic field। अभी हम लोगों ने देखा कि जो ग्लास रोड जो थी उस पे एक अलग तरह का चार्ज था, और जो प्लास्टिक रोड थी उस पे अलग तरह का चार्ज था। इसका मतलब चार्ज जो है वो दो टाइप के हो गए पोलैरिटी वाइज। वन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो, एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसके अकॉर्डिंग ये जो मैटर जो मैटर है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो ये जो फील्ड लाइंस है ये क्या है, ये है फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज से जो जो फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है उससे नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो फ्लो करेंगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी डायरेक्शन कैसे होगी देखो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल को आप पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं और साउथ पोल को आप नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं। नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये तो दिखाई नहीं देगा आपको, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटवर्ड्स जाएंगी, ठीक है। और जो साउथ पोल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट जाएंगी। तो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो भी नॉर्थ टू साउथ होगी। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो एक मैटर है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, और ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह से जो है वो ये चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव है तो वो आउटवर्ड फील्ड लाइंस होगी और नेगेटिव है तो वो इनवर्ड फील्ड लाइंस होंगी। अगर हम लोग एक एटम स्ट्रक्चर बनाएं तो एटम स्ट्रक्चर के जो न्यूक्लियस है उसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का जो है वो चार्ज पॉजिटिव होगा, और एटम स्ट्रक्चर की जो बाहरी संरचना है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। तो मतलब एटम क्या हो गया हम लोग का, एक कोई मैटर है तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल उसको बोलते हैं एटम, और एटम के अंदर भी तीन चीजें होंगी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो आगे क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब देखा था कि ग्लास रोड को अगर ग्लास रोड के ही बगल में पास में अगर लाया जाए तो वो एक दूसरे से दूर जा रही थी, है ना, जबकि जो ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड थी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। इसका मतलब ये है कि चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि जो एक तरह के जो चार्ज होंगे वो हमेशा रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को अगर पास में रखा जाए, पॉजिटिव चार्ज है उसके पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से भी इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी और इससे भी ऐसे होंगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी बल्कि रिपेल करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से अगर नॉर्थ और साउथ पोल की एक जो मैग्नेट है उसको एक दूसरी और नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेट के पास रखा जाए और साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ रखा जाए तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और इसके अपोजिट अगर साउथ पोल को अगर नॉर्थ पोल के पास रखा जाए तो वो अट्रैक्ट करके चिपक जाएगी आपस में। ठीक है, वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे आपस में। और इनकी डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी नॉर्थ टू साउथ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, फील्ड फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है ना आपस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है फील्ड का, तो इसलिए वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जबकि इसमें क्या होगा, ये तो नॉर्थ टू साउथ जाएगी और ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे आएगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को डायरेक्शन किधर है, इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, नल्लीफाई कर दे रही है, एक दूसरे को
नलिफाई कर दे रही है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एडिशन हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आया? तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, और ये डिटरमाइन करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव अलग तरह से बिहेवियर करेगा, नेगेटिव चार्ज अलग तरह से बिहेवियर करेगा। लाइक चार्ज है वो रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेज हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या आता है, इसकी यूनिट जो है वो क्या है, कूलम है, कूलम। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम जो है वो एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट जो है वो कूलम दी गई है। और स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि कूलम कितना बड़ा यूनिट है। तो उसी के बेसिस पे अगर हम लोग डेली मतलब क्वेश्चंस में यूज के लिए अगर स्मॉलेस्ट यूनिट को देखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, ई। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब आगे हम लोग मास और चार्ज के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि मास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जबकि मास जो है वो कुछ अमाउंट है सब्सटेंस का। चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। चार्ज है उसकी वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन मास जो है उसकी वैल्यू स्पीड पे डिपेंड करती है, और ये इंक्रीज होता है स्पीड के इंक्रीज होने के साथ। चार्ज है वो दोनों टाइप का फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, जबकि मास जो है उससे केवल एक टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होता है, और वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मास और चार्ज के बीच में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम लोगों ने कंपैरिजन देख लिया कि चार्ज और मास में क्या अंतर है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो अनदर चीज जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है कि समथिंग दैट डज नॉट मूव विच इज स्टडी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब हो गया कि in this type of in electrostatic we will deal with study of electrostatic force, electrostatic field and electrostatic potential. Electric potential arises from static charges. Okay, so charge that does not move or which are independent of speed. ठीक है, तो ऐसी फील्ड की हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर टाइम इंडिपेंडेंट है चार्ज, तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वहीं अगर डिपेंडेंट है तो उस टाइप का फील्ड में जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड। इलेक्ट्रोमोटिव मतलब मोशन, तो इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड क्या हो गया, ईएमएफ हो गया। ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। तो यहाँ पे जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैटिक चार्जेस के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब जो कि मूव नहीं करता है टाइम के साथ और डज नॉट चेंज विद टाइम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जनरली वो मटेरियल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल थ्रू विच conduction of electricity happens। मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पास होती है, जबकि इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास नहीं होती या फिर पास ही नहीं होती, ऐसा बोला जाए तो। जैसे जितने भी आपके मेटल हैं वो क्या होंगे? कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाएगी। इंसुलेटर क्या होंगे? जैसे वुड, लकड़ी है, लकड़ी से आपकी या जो है वो रबर है, इनसे क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। तो ये सब आएंगे इंसुलेटर में। और कंडक्टर क्या होंगे? जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। होता क्या है एक्चुअल में कि अगर आपने बैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ी है क्या? थोड़ा सा बता देता हूँ। होता क्या है, देखो, तीन टाइप के बैंड होते हैं, ठीक है? या मेन रूप से अपना देखा जाए तो दो ही बैंड मान लेते हैं हम लोग। ये ऊपर वाला होता है वैलेंस बैंड, ठीक है? और ये नीचे वाला होता है कंडक्शन बैंड। इनके बीच में जो ये गैप होता है इसको बोलते हैं बैंड गैप। ईजी से डिनोट करते हैं इसको, एनर्जी गैप या बैंड गैप, ठीक है? तो होता क्या है कि इस कंडक्शन बैंड में तो होते हैं भर भर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। तो अगर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर भेजना है तो कुछ एनर्जी, ये एनर्जी गैप, ये जो बैरियर है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? तो मेटल में या फिर कंडक्टर्स में क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो ये बैंड गैप होता है बहुत कम होता है, ठीक है? तो इसलिए आसानी से कंडक्शन बैंड से जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो पहुंच जाते हैं और यहाँ पे फ्रीली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। किसमें, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टर्स में, ठीक है? इसलिए चूंकि वैलेंस बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं और मूवेबल हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से पास हो जाती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टेबल होते हैं, ठीक है? जबकि इंसुलेटर्स में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड
Eg इज वेरी वेरी लेस हियर, ठीक है, बहुत कम होता है यहाँ पे। या फिर ये बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप ही होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो बैंड गैप रहता है या एनर्जी गैप रहता है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो उसके कारण क्या होता है, वैलेंस बैंड में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकती, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि सेमीकंडक्टर मतलब आधे कंडक्टर है। इसमें क्या होता है, ये बीच के होते हैं, तो इनमें जो इजी है वो दोनों के बीच का रहेगा, मतलब बैंड गैप जो है वो इंसुलेटर से तो कम रहेगा और कंडक्टर से ज़्यादा रहेगा। तो इनमें क्या है, कुछ डोपिंग करके या हीट देके जो है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचाए जाते हैं और थोड़ा बहुत कंडक्शन कराया जा सकता है इनमें, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। अब हम लोग शुरू करते हैं कंडक्टर्स का पढ़ना, ठीक है। So in conductors, these allow flow of electricity through them easily, while insulators inhibit flow of electric current. Conductors have electrons to move freely inside the material, and insulator do not have free electrons. So they have tightly packed structure and they do not have free electrons. Conductors have high electrical conductivity because electrons freely move and electricity can easily flow, so they have high electrical conductivity. कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके। एंड इन इंसुलेटर इन्वर्सली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल कंडक्टर्स का, मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। जैसे हम लोगों ने किस में देखा था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में देखा था ना हम लोगों ने, कि वहां पे क्या लगाई हुई थी, गोल्ड की लीफ लगाई हुई थी। क्यों, क्योंकि गोल्ड क्या है, कंडक्टर है, इसलिए कोई भी चार्ज बॉडी जो है, अगर चार्ज बॉडी को अगर टच किया जाएगा उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, तो वो जो है चार्ज फ्लो करेगा मेटल के थ्रू, और गोल्ड लीफ जो है वो क्या करेंगी, दोनों एक दूसरे को डाइवर्स करेंगी, हम लोगों ने देखा था ना। तो ये सब जो है वो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर्स किस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ये सब में कंडक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस ये सब में। जबकि इंसुलेटर जो है वो, उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इंसुलेटर्स के। इनका कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं चाहिए बल्कि रेजिस्टिविटी चाहिए। तो प्रोटेक्टिव अगर कोटिंग्स बनानी है, या केबल सीथ है, सर्किट बोर्ड का प्रोटेक्शन है, इन सब में क्या यूज होगा, या रबर ग्लोव्स या कुछ बनाने हैं, तो उन सब में क्या यूज होगा, इंसुलेटर्स यूज होंगे, ठीक है। आगे बढ़े।
कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो टोटल चार्ज जो है सिस्टम का, वो एडिटिविटी का मतलब ये है कि जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो ये 2C, यहाँ पे 3C, यहाँ पे -4C। और मैं अगर इसका टोटल आपसे पूछूं कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना होगा, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे, लेकिन विद साइन। तो क्या करोगे, +2C +3C -4C। तो नेट चार्ज कितना निकलेगा, टोटल चार्ज कितना निकलेगा सिस्टम का, 1C निकल जाएगा। कितना होगा, +1C, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी देख ली चार्ज की। क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो टोटल चार्ज जो है वो सिंपली एडिशन से मिल जाएगा, लेकिन साइन के साथ, साइन के साथ, ठीक है। क्योंकि दो टाइप का है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए साइन के साथ। आगे चलें, चलिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो है क्या, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या है, कहने का मतलब क्या है कि एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें बहुत सारी चार्ज बॉडीज रखी हुई हैं, तो उनके बीच इंटरेक्शन के कारण चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेकिन टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है उसको ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये रूल है, जैसा हम लोग को पढ़ते हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed। Energy can neither be created nor can be destroyed। Energy can only be transformed from one form to another। यही पढ़ते हैं ना हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में, कि एनर्जी जो है उसको क्रिएट ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी की केवल फॉर्म चेंज की जा सकती है, कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ये इस टाइप का है ना। तो सिमिलरली चार्ज में भी क्या है कि ये कंजर्वेशन लॉ जो है वो अप्लाई होता है।
कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में का जो चार्ज है जितना है उतना ही रहेगा, न तो नेट चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट किया वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस ये हो सकता है कि उस सिस्टम के अंदर में जो चार्ज है, जो चार्ज बॉडीज हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होने से उनमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मान लीजिए किसी में पहले 5 कूलम था, फिर किसी में 4 कूलम था, तो उनको आपस में जो है वो कर रखा गया, तो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद दोनों पे 4.5 हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन नेट जो चार्ज है वो 9 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है जिस पे 5 कूलम है, ये एक चार्ज बॉडी है जिस पे 4 कूलम है, तो ये टोटल जो चार्ज रहेगा वो 9 कूलम ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इनमें रीडिस्ट्रीब्यूट होके ये दोनों जो है वो बैलेंस बना के यहाँ पे 4.5 और 4.5 हो जाए। ठीक है, तो ये लो है वो है कंजर्वेशन का। ठीक है, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़े, चलिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी फ्री चार्ज जो हैं अवेलेबल हैं वो सब इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं बेसिक यूनिट के। और बेसिक यूनिट क्या है चार्ज की? फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने देख लिया था कि बेसिक यूनिट है ई। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है? ई। तो जो टोटल चार्ज होगा कोई भी बॉडी का वो n इंटू ई होगा, जहां पे n इज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, डिपेंड ऑन नंबर। ठीक है, कि मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उस हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इसी टर्म को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो हम लोगों ने चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज देख ली। कौन कौन सी देखी? सबसे पहले हम लोगों ने देखी एडिटिविटी या एडिशन बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने देखी कंजर्वेशन, एंड थर्ड हम लोगों ने देखी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में तो क्या है कि जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट का, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू n इंटू ई, दिस इज क्वांटाइजेशन। एंड कंजर्वेशन में क्या है कि जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। और एडिटिविटी में क्या है कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, साइन के साथ एडिशन कर लेना है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने चार्ज की पढ़ ली। अब आगे चलते हैं। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि है कूलम्ब्स लॉ। एक्चुअल में कूलम जो है कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले आपको एक दो चीजें क्वांटाइजेशन के बारे में और बता देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ना,
इसका जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो किया था फेराडे ने, और इसको जो डेमोन्स्ट्रेट किया था, डेमोन्स्ट्रेट करके जो दिखाया था वो दिखाया था मिल्कमैन ने, मिलिकन ने, मिलिकन, मिलिकन, तो नाम ऐसे ऐसे है ना इनके। डिस्कवर किया था फेराडे ने एंड एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन इन 1912। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ई है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग यहाँ से अगर 1 कूलम की अगर डेफिनेशन बनाए तो 1 कूलम क्या हो गया, 1 कूलम आपका हो गया Q1 कूलम है तो 1C इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो N यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब एक कूलम चार्ज के लिए, एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसीलिए मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था कि कूलम जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की, और जो बेसिक यूनिट जो यूज की जाती है वो है आपकी ई। ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद देख पा रहे हैं कि एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यही आपको समझाना चाह रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कूलम्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, कूलम्स लॉ सबसे पहले तो है क्या। कूलम्स लॉ जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट बोल दो या फिजिसिस्ट बोल दो, साइंटिस्ट ही बोल देते हैं हम लोग, है ना। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम, इन्होंने एक लॉ दिया था, उस लॉ को हम लोग कूलम्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस लॉ के दो नाम है, वन इज कूलम्स लॉ एंड इन्होंने उस टाइम दिया था तो उन्होंने क्या नाम दिया, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। इन्होंने क्या किया, कूलम्स ने, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि ये एक स्फीयर है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। इन्होंने मान लिया कि इस पे क्यू चार्ज है, क्यू कूलम चार्ज है। ठीक है,
सेकंड स्पेयर जो है ये इससे बहुत दूरी पे है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है एल है ये वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इन स्पेयर को हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इनको क्या मान सकते हैं? अगर डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो ये जो चार्जेज हैं इनको क्या माना जाएगा? पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो इसको मान सकते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज। ये सेकंड जो स्पेयर है, ये जो स्पेयर है ये स्पेयर आपका अनचार्ज है, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेयर को एक अनचार्ज स्पेयर के प्रोक्सिमिटी में या कहा जाए कि पास में अगर रखा जाए तो क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल चार्ज तो जो है उस सिस्टम का कंजर्व है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके क्या हो जाएगा? दोनों पे, चूंकि ये अनचार्ज स्पेयर है और इस पे क्यू चार्ज था, तो दोनों पे थोड़े टाइम के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके Q/2 और Q/2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी और इस पे भी। फिर इन्होंने देखा कि अगर इस स्पेयर का चार्ज अगर शुरू में ही मैं Q/2 लिख दूं, मैं एक स्पेयर लूं, एक चार्ज स्पेयर है जिसका इनिशियली चार्ज Q/2 है, इसको अगर मैं एक अनचार्ज स्पेयर के प्रोक्सिमिटी में लाऊंगा तो थोड़ी देर बाद इन पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके कितना हो जाएगा? इन पे हो जाएगा Q/4 एंड Q/4, ठीक है। ऐसे ही Q/4 वाले का क्या हो जाएगा? Q/8 एंड Q/8। तो ये तो हो रहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। फिर इन्होंने क्या किया? चार्ज को जो है सेम रख के डिस्टेंस को वेरी किया। चार्ज सेम रख के, दोनों पे सेम चार्ज हो गया ना, चार्ज सेम रख के इन्होंने डिस्टेंस वेरी किया। पहले मान लीजिए 1 मीटर डिस्टेंस था, बाद में इन्होंने बढ़ा के 2 मीटर कर दिया, बाद में बढ़ा के 4 मीटर कर दिया, और इनका जो है वो फोर्स निकाला, F1 F2 F3। फिर इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट 1। बाद में इन्होंने क्या किया? कूलम ने कि लेंथ तो सेम रखा, लेंथ तो सेम रखा। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या कर रहा था?
charge constant and distance vary। ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कांस्टेंट एंड चार्ज ऑफ बॉडी वेरी। फिर इन्होंने मान लीजिए पहले Q/2 और डिस्टेंस L लिया, फिर उन्होंने Q/4 और Q/4 कर दिया और डिस्टेंस L लिया, फिर इन्होंने Q/8 और Q/8 कर दिया, डिस्टेंस L लिया। तो ऐसे करके इन्होंने फोर्स निकाली है। मान लीजिए F4, F5, F6। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करके ये इस नतीजे पे पहुंचे कि जो फोर्स जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, ये Q1 है, मान लीजिए ये Q2 है, इनके बीच में जो ये जो फोर्स इनके बीच में मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो R है। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं और जिनके बीच में जो है वो डिस्टेंस है R। तो इन पे जो फोर्स लग रहा होगा, इन पे जो फोर्स होगा, मान लीजिए दोनों ही अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, तब तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, एक पे इधर लगेगा एक पे इधर लगेगा। और अगर दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों को सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट करके ये नतीजे पे पहुंचा कि इन पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर R डिस्टेंस है तो इनके जो फोर्स जो एक्ट करेगा दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के और प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो कूलम्ब्स ने ये सब एक्सपेरिमेंट करके इस नतीजे पर पहुंचे कि जो फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और प्रोडक्ट जो है पॉइंट चार्जेस का उसके प्रोपोर्शनल था। और जो फोर्स जो था वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग जो है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग ही जो है वो एक्ट कर रहा था। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है। तो यही है अपना कूलम्ब्स लॉ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स between 2 point charges Q1 and Q2 having a distance R between them will act along the line joining 2 point charges and will be inversely proportional to the distance, square of distance between them, and proportional to product of magnitude of these
point charges. So force is equal to K times Q1 Q2 divided by R square. Okay, this is the Coulomb's law, which has been experimented by physicist Coulomb. Okay, French physicist. And this value of K, फोर्स किसमें होगा? ये क्या है? ये है आपका कूलम, ये भी कूलम, और ये क्या है? लेंथ किसमें होगा? मीटर में. ठीक है, फोर्स किसमें होगा? न्यूटन में. ओके, सो K is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर. ठीक है, इसको K is equal to 1/4 pi epsilon नॉट भी लिखा जाता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 10 की पावर -2. ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग को अगर K का वैल्यू अगर इतना है 9 to the power 10 to the power 9, और अगर मान लीजिए Q1 and Q2 both are अगर 1 कूलम and distance between them is 1 meter, then force is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन. इसका मतलब 2 point charges of 1 coulomb having a distance 1 meter between them will experience a force of magnitude 9 into 10 to the power 9 न्यूटन. ठीक है, तो ये हमारी बेसिक फॉर्म होगी किसकी? कूलम्स लॉ की. अब चूंकि फोर्स जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, Q1 Q2 है. Q तो चार्ज तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि चार्ज क्या है? स्केलर है. ठीक है, चार्ज क्या है? स्केलर है. अब अगर हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें कूलम्स लॉ को, अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं अभी तक हम लोगों ने बेसिक फॉर्म देख लिया कूलम्स लॉ का. अब अगर हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म अगर देखें तो मान लेते हैं
pause, position vector of point charge q1 is r1 and position vector of point charge q2 is r2 vector। ठीक है। now if we denote force on q1 by q2 by ड्यू टू लिख देना है ना, ज़्यादा सही है ना, अप्रोप्रिएट। q1 ड्यू टू q2 if we denote force on q1 due to q2 by f12 and force on q2 due to q1 by f21। ठीक है, 1 पे 2 के कारण है तो f12 एंड 2 पे 1 के कारण है तो f21 से अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं ठीक है। और पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट चार्ज q1 का r1 है, q2 का अगर r2 है तो यहाँ पे अगर ये मेरा q1 है ये मेरा q2 है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये एक ओरिजिन ले लूं, मैं इनको अगर ज्वाइन कर दूं तो मैंने क्या बोला कि q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है r1, q2 का क्या है r2। इन दोनों को जो लाइन जो ज्वाइन कर रही होगी ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है तो ये क्या हो जाएगी आपकी वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। अगर मैं ये वाला वेक्टर देखूं 1 to 2 अगर देखूं, अगर हम लोग वेक्टर का नियम लगाएं, हम लोग को पता है कि वेक्टर में एडिशन कैसे होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हैं ना हम लोग। तो अगर ये r1 है ये r2 है तो ये क्या है, मान लो अगर मैं इसको अगर बोल दूं r21 तो ये क्या हो जाएगी r2 माइनस r1। ठीक है,
R2 माइनस R1, राइट। सिमिलरली इन द सेम सिनेरियो, अगर मैं इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दूं, ये Q1 Q2 अगेन सेम थिंग, ये R1 है, ये R2 है, ये ओरिजिन है। सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R12। R12 क्या है, R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है ना, दोनों वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको मैं यूनिट वेक्टर अगर निकालूं, यूनिट वेक्टर R21 कैप, तो वो कितना होगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21, यही होगा ना। सिमिलरली R12 कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, है ना, यही तो होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये सब हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग एक कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकाल सकें, डेराइव कर सकें, है ना। तो अब अगर मैं कूलम्ब्स लॉ लिखूं, मैं अगर बोलूं कि F12 कितना होगा, F12 क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 वेक्टर इक्वल टू के को मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 होल स्क्वायर R12 कैप, ठीक है। ये आ गई वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। है ना। तो F12 किस डायरेक्शन में होगा, F12 होगा R12 कैप की डायरेक्शन में, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि ये अगर Q1 चार्ज है, ये अगर Q2 चार्ज है, तो हम लोग निकाल रहे हैं Q1 पे फोर्स ड्यू टू Q2, यही तो है ना F12। तो F12 का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि R12 हम लोगों ने देखा था ना इस डायरेक्शन में था, तो ये होगा डायरेक्शन F12 का, है ना। सिमिलरली अगर मैं F21 के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। और R21 कैप का डायरेक्शन क्या है? R21 कैप का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन में होगा आपका F21 वेक्टर, ये हो गया आपका F12 वेक्टर, और ये डिस्टेंस हो गई बीच की R12, ठीक है। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने साइन नहीं दिया है और हम लोग ये मान रहे हैं कि Q1 Q2 क्या है, सेम पोलैरिटी के है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा सेम होगा तब भी रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? आगे चले। अब हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस में क्या होगा, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि क्या होता है, कंजर्वेशन हम लोगों ने देखा था, एडिशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे ना। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होगा, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस is vector sum of all the forces on that charge due to other charge taken one at a time। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास n चार्ज हैं, पहले हम लोग 3 चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने 2 का देखा ना, एक Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है। अब हम लोगों को निकालना है, फोर्स निकालना है Q1 पे। मान लीजिए Q1 पे अगर फोर्स निकालने का मतलब है कि हम लोग अगर इसको ज्वाइन करेंगे
ये अगर ओरिजिन है, ये R2 वेक्टर है, ये आपका R1 पोजीशन वेक्टर है और ये R3 है, तो आपको तो पता ही है कि 1 पे 2 के कारण किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा सर। दिस इज F12, ठीक है। F12 क्या है, फोर्स ऑन अभी बताया ना आपको, क्या बताया मैंने, कि force on Q1 due to Q2 is F12, है ना। ठीक है, सिमिलरली Q1 पे 3 के कारण क्या हो जाएगा, F13 हो जाएगा ना, सही है ना, सही है सर। तो जो टोटल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, टोटल फोर्स इनका वेक्टर सम होगा सर। टोटल फोर्स अगर मैं निकालना चाहूँ, वेक्टर सम ये आएगा सर एफ वेक्टर, है ना, या F1 बोल सकते हैं। F1 क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। यही तो बोल रहे थे यहाँ पे कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्ज, force on any charge due to a number of other charge means force on Q1 due to Q2 and Q3 is vector sum of all the force on that charge due to other charge taken one at a time. So F1 equal to F12 vector plus F13 vector, ठीक है। ठीक है ना। अब F12 13 वो आप खुद से लिख ही लोगे। F12 को क्या लिखोगे, k q1 q2 by r square r12 cap, that means 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r12 whole square into r12 cap plus F13 को क्या लिखोगे, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 divided by r13 whole square into r13 cap, ये करोगे ना, ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्म में बोलूं, अगर इसी को अगर मैं जनरल फॉर्म में बोल दूं कि इफ देयर आर, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको हम, इफ
there are n number of charges present in a system and force due to these charges on Q1 are defined as F1, then F1 equal to F12 plus F13 plus F14 plus F1n। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 whole square R12 cap plus Q1 Q3 by R13 whole square R13 cap plus test plus Q1 Qn divided by R1n whole square R1n cap। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0, ये तो यहाँ भी आएगा ना, पूरे में ही आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 भी हम लोग आउट ले सकते हैं, है ना, और इसको बाकी को हम लोग समेशन कर दें किससे, I इक्वल टू 2 to n Qi divided by R1i whole square R1i cap। लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला कि इसको 1/4πε0 तो सब जगह आएगा ही, Q1 भी सब जगह आएगा, तो उन दोनों को तो बाहर ले लिया, और ये सब क्या है, समेशन है। किसका समेशन है, सबसे पहली टर्म क्या है, Q2 डिवाइडेड बाई R12, तो यहाँ पे I को 2 रखेंगे तो Q2 डिवाइडेड बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का आएगा, फिर 3 रखेंगे, 2 के बाद 3 रखेंगे तो Q3 डिवाइडेड बाई R13 होल स्क्वायर और R13 कैप, ऐसे ही n रखेंगे तो Qn R1n होल स्क्वायर और R1n कैप, है ना, और इन सब का समेशन। तो ये हो गया साहब आपका फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो आज की चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग बाद में आगे और करेंगे, ठीक है। तो आज का एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, है ना। हम लोगों ने शुरुआत से क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हम लोगों ने हिस्ट्री देखी, क्या देखी, हिस्ट्री देखी कि कैसे कैसे जो है कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ग्रीस से शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम लोग ये पता कर पाएगी एंगल ऑफ डाइवर्जेंस के थ्रू कितना चार्ज का वॉल्यूम है ना, कितना जो है वो चार्ज है। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, एडिशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब प्रॉपर्टीज देखी। हम लोगों ने देखा कि चार्ज जो है वो क्या है, मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और लाइक चार्जेज है वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज से जो है हम लोग को ये पता लगता है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे बिहेव करेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो किस तरह से होती है, कैसे पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज से कैसे इनवर्ट्स निकलती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल भी हम लोगों ने देखा। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल कि दो जो मैग्नेट्स हैं उनको अगर पास में लाया जाए तब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे इंटरसेक्ट और करती है, ठीक है, और कैसे वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। फिर हम लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर भी देखा। हम लोगों ने देखा कि एटम्स के जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसके जो ऑर्बिट रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो फ्रीली जो है रोटेट करते रहते हैं ऑर्बिट में। फिर हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर और जो इंसुलेटर है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंडक्टर है उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें वैलेंस बैंड में फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है इजीली। हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे मेटल्स। मेटल जो है वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब। हम लोगों ने इंसुलेटर का भी देखा कि उसमें जो है वैलेंस बैंड जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या बहुत कम होते हैं तो भी, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली उससे पास थ्रू नहीं करती है, क्योंकि उसका जो एनर्जी गैप रहता है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा कि उसमें रबर है, ठीक है, वुड है, ग्लास है, ये सब उसके एग्जाम्पल थे, और उसको कोटिंग या सीथिंग ये सब करने में, प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनाने में, ये सब में काम आता है उसका, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि कैसे एक जो फ्रेंच जो साइंटिस्ट हुए थे कूलम्ब, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे स्पेयर्स के साथ। उन्होंने कभी स्पेयर की जो है वो बीच की डिस्टेंस वेरी करी और चार्ज कांस्टेंट रखा, और कभी चार्ज वेरी किया और डिस्टेंस कांस्टेंट रखी। इस प्रकार से वो इस निष्कर्ष पे निकले कि जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, और जो उनके जो चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोगों ने क्या लिखा, जिसके वैल्यू जो था वो 9 × 10⁹ था, या फिर 1/4πε0। इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे भी निकले थे कि कूलम्ब जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग जनरली बेसिक यूनिट ई का यूज करते हैं, और क्वांटाइजेशन में भी Q = N × E होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो कूलम्ब है, एक कूलम्ब में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है वो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म पे डेराइव किया जा सकता है, किस तरह हम लोग वेक्टर फॉर्म पे पहुंचे। और फिर हम लोगों ने लास्ट में देखा कि कैसे मल्टीपल जो चार्ज हैं एक सिस्टम में अगर मल्टीपल चार्ज प्रेजेंट है तो एक सिंगल बॉडी पे अगर चार्ज निकालना हो, फोर्स निकालना हो, तो वो जो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनको सिंगल सिंगल फोर्स को जो है वो लेके और एडिशन अगर कर दें, वेक्टर एडिशन, तो टोटल फोर्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, और इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, है ना। सब कुछ देख लिया ना हम लोगों ने, एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, कूलम्ब्स लॉ, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मल्टीपल चार्जेस जो हैं उनका एडिशन करते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। थैंक यू, है ना। बंद करते हैं फिर।
स्टॉप करते हैं।